सर आपने मुझे बुलाया था? रिफत, मैं 15 दिन के लिए वेकेशन पे जा रहा हूँ। अच्छा, कब? सर आपने मुझे बताया नहीं अपने इस प्रोग्राम के बारे में। अब बता रहा हूँ। एक काम करो, ट्रैवल एजेंट को फ़ोन कर दो और उसे कहो कि परसों की फ़्लाइट में सिंगापुर के लिए 2 टिकट दे दे, बिजनेस क्लास। 2 टिकट? लेकिन क्यों? अरे भाई, छुट्टियों पर अकेले कौन जाता है, और कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जाऊँगा तो अपनी गॉर्जियस वाइफ को साथ लेकर जाऊँगा। अब तो मैं उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहना चाहता। फौजिया भी मेरे साथ जाएंगी। याद है तुम दोनों मियाँ बीवी में इतना झगड़ा हो रहा था कि तलाक तक नौबत पहुंच गई थी, और अब इतना याराना हुआ है कि घूमने फिरने जा रहे हो। तुमने तो मेरा सारा प्लान खराब कर दिया फौजिया। अच्छा, और क्या था तुम्हारा प्लान? यही कि तुम्हारी तो तलाक हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारे शौहर को ले उड़ूंगी। सर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका आपकी वाइफ के साथ पैचअप हो गया। तलाक बहुत बुरी चीज होती है, घर टूटने नहीं चाहिए। भाई तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे कोई तुम सिविल लॉयर हो और तुम्हें डाइवोर्स केसेस के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। सर ब्रेकअप का भी बहुत तल्ख तजुर्बा होता है। 3 बार धोखा हुआ है मेरे साथ। तुम दिल छोटा मत करो। मैं ऐसा करूँगा कि वापस आने के बाद तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूंगा और खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। सर आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करें, बस अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ वेकेशन एंजॉय कीजिए। मैं अभी कॉल कर देती हूँ ट्रैवल एजेंट को। हुमा, जिसकी तुम्हारी जैसी दोस्त हो ना, उसको दुश्मन की जरूरत नहीं। मुझे पता है मेरी और बाबर की लड़ाई में तुम्हारा भी किरदार था। तुम तो मजाक मजाक में कह देती हो, लेकिन मर्द तो सीरियस हो सकता है ना। और क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? चलो मदद करो मेरी पैकिंग में। अच्छा जी अच्छा, ये लो, ये तय करो। नौमान साहब, मैं बाबर बात कर रहा हूँ। जी बाबर साहब, कैसे याद किया? कैसे हैं आप? दरअसल नौमान साहब, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। ओह अच्छा, जब भी मैं कहूँ 4-5 दिन से आप नजर भी नहीं आए। दरअसल मैंने आपको इस वक्त इसलिए तकलीफ दी है कि मैं फौजिया को मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना तो वो मेरा सेलफोन पिक कर रही है और ना ही घर के नंबर पर रब्ता हो पा रहा है। ज़रा प्लीज़ आप घर जाकर देख लें। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तशवीश हो रही है। अरे डोंट वरी बाबर साहब, फिक्र नहीं करें, मैं भी देख कर आपको फ़ोन करता हूँ। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ये आप में से नुमान किसका नाम है? जी मेरा नाम। आप सब बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। यहाँ खाली नुमान सब रहेंगे। जी, तो सबसे पहले लाश आपने देखी थी? जी सर, दरअसल मुझे बाबर साहब ने कॉल की थी कि उनकी वाइफ उनकी कॉल पिक नहीं कर रही, तो ज़रा घर की मालूमात देख के बता दो। वो लाहौर में है। आपने किसी चीज़ को हाथ वगैरह तो नहीं लगाया? नहीं सर, मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। आप एविडेंस इकट्ठे करें और बहुत एहतियात से, एक भी एविडेंस ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुम्हें भी आबाद नहीं होने दूंगा। खालिद, कौन है ये खालिद, और इसकी आपसे क्या दुश्मनी? खालिद मेरी बीवी का साबिक शौहर है। फौजिया ने उससे खुद खुला ली थी और खुला के फौरन बाद इद्दत मुकम्मल होते ही मेरी उसकी शादी हो गई। खालिद ये समझ बैठा कि फौजिया मुझे पहले से जानती है और उसने मुझसे शादी करने के लिए उससे खुला ली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मैं फौजिया को जानता था और ना ही मुझे वो। हमारा रिश्ता गया और फिर शादी हुई। न जाने खालिद ऐसा क्यों समझ बैठा और उसने ये इंतहाई कदम उठाया। जब वो इतना ही खतरनाक है तो आपने उसके खिलाफ किसी थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? मैंने एक तहरीरी शिकायत इसी थाने में दर्ज करवाई थी इंस्पेक्टर साहब,
आप चाहें तो अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उस वक्त इंचार्ज कोई और था और उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। जी एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? ये सामने के पीछे मिला मुझे। आपने अपॉइंटमेंट लिया था मैम से? अरे यार भाड़ में गई आपकी अपॉइंटमेंट यार, मैं टेंशन में हूँ। आप एक काम करें, बैठे, मैं मैडम को बुला देता हूँ। देखिए मुझे इमरजेंसी है, मैं भाई आप एक काम करें, आप बैठे, मैं उनको अभी 2 मिनट में बुला देता हूँ। अरे यार आप बात सुने, जा कहाँ रहे हैं? अरे मैं परेशान हूँ यार, भाई आप बैठ जाए, मैं उनको बुला देता हूँ। आप छोड़े ना, इस तरह नहीं जाइए आप, रुके। सिक्योरिटी गार्ड। अरे यार क्या शोर मचाया आप लोगों ने? मैम ये अंदर घुसे जा रहे, पता नहीं क्यों। अच्छा रहने दो, मैं खुद हैंडल करती हूँ। आइए तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। आपने अपॉइंटमेंट ली थी? नहीं मैम, मैं बड़ी इमरजेंसी में आपके पास आया हूँ। बताइए क्या मसला है आपका? मैम मेरा नाम खालिद है और मैं एक एड एजेंसी में जॉब करता हूँ। मैं भी ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो मेरी वालदा की कॉल आई कि घर वापस मत आना। मैंने पूछा क्यों, तो कह रहे हैं कि पुलिस ने छापा मारा है, किसी औरत के कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। किस औरत के कत्ल के इल्जाम में पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाह रही है? मैम ये तो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन से इलाके की पुलिस आई थी आपके घर? ये मुझे नहीं पता, सिर्फ मुझे वालदा ने ये बताया कि पुलिस आई थी। आपकी रिहाइश किधर है? जी PCHS ब्लॉक 2 में। शहरोज इनके मुतालिका थाने में ज़रा इतला करें, बताएं कि ये मौसूफ यहाँ बैठे हैं और इनको गिरफ्तार करवाइए। और गार्ड्स को कहना ज़रा दरवाजे बंद रखें। आप जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मैम मैं गिरफ्तारी क्यों दूं? बाद में बताते हैं। पुलिस को आप फ़ोन करें, इतला करें कि यहाँ बैठे हैं। एक तहकीक बयान करती है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1698 औरतें कत्ल कर दी गईं, 2832 औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 732 औरतों के अगवा की वारदातें हुई। 1175 औरतों को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया गया, जबकि 520 औरतों की खुदकुशी के वाक़यात हुए। इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बयान करती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन में पीछे से पैर दर पैर किसी तेज धार आले से वार करके कत्ल किया गया। योर ऑनर, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी जाहिर होता है, मकतूला पर 21 बार तेज धार आले से वार किया गया था। इसका मतलब था कि कातिल की मकतूला से कोई जाती दुश्मनी है और वो जाती दुश्मनी मुल्जिम के अलावा किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि इसको इस बात का दुख था और इस बात का गुस्सा था इसको कि मकतूला ने इससे खुला लिया और इद्दत मुकम्मल होते ही बाबर साहब से शादी कर ली। इसका ख्याल यह था कि मकतूला यानी इसकी साबिक बीवी की बाबर साहब से पहले से शनासाई थी और उसका खुला और उसकी शादी करना ये कोई प्लानिंग का हिस्सा था। इसी बात का मलाल था कि मकतूला यानी इसकी साबिक बीवी ने बाकायदा प्लानिंग करके इससे खुला लिया और इद्दत के दिन मुकम्मल होते ही अगले रोज उसने बाबर साहब से शादी कर ली। इसको ये शुबा था, बल्कि इसको यकीन था कि इसकी साबिक बीवी का बाबर साहब से कोई ताल्लुक था पहले से। इंस्पेक्टर साहब ये बताइए कि जाए वारदात से आपको मुल्जिम के खिलाफ क्या शवाहिद मिले? जाए वारदात से हमें एक मर्दाना 9 नंबर का जूता मिला है। योर ऑनर, जाए वारदात से लाश के पास से जो मर्दाना जूता मिला है वो दाएं पांव का है, जबकि बाएं पांव के जूते का शू प्रिंट जाए वारदात पर मिलने वाले खून से उठाया गया है। इंस्पेक्टर साहब ये बताइए, क्या वो जूता DNA टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया गया है? जी हाँ, भेज दिया। और उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। आपको यकीन क्यों है कि जूता मुल्जिम का ही है? जूता इसी का है। जब हमने इससे मालूम किया तो इसने झूठ बोला कि नहीं उसका नहीं है, लेकिन जब हमने इससे काफी कुरेदा तो इसने बताया कि जूता उसी का है, लेकिन इसने कुछ अरसा पहले किसी फकीर को दे दिया था। योर ऑनर, फकीर को पैसे दिए जाते हैं, कपड़ा दिया जाता है, ये मर्दाना जूता किसी फकीर को देना कुछ समझ में नहीं आता। और आपको मकतूला के घर से मुल्जिम के भेजे हुए धमकी आमेज कार्ड्स भी मिले? जी हाँ, बिल्कुल मिले। योर ऑनर, कातिल यही है। फौजिया का कत्ल इसी शख्स ने किया है जो कटहरे में खड़ा है। ये बहुत जल्द साबित हो जाएगा योर ऑनर। डेट्स ऑल। मिस आमना, क्या आप आयु साहब से क्रॉस करना चाहेंगी? यस सर, थैंक यू। आयो साहब, आपने चंद धमकी आमेज कार्ड्स और जाए वारदात से मिलने वाले एक जूते की बुनियाद पर मेरे क्लाइंट को मुल्जिम करार दे दिया।
जी। जो कार्ड्स आपको जाए वारदात से मिले उन पर खालिद का नाम लिखा हुआ था। जी हाँ। तो क्या पूरी दुनिया में खालिद नामी एक ही शख्स है जो इस वक्त कटहरे में खड़ा है? आपने ये तस्दीक करने की कोशिश की कि उन कार्ड्स पर जो तहरीर है वो मेरे क्लाइंट की ही हैंडराइटिंग में है और वो सिग्नेचर्स मेरे क्लाइंट के ही हैं? किसी एक्सपर्ट से तस्दीक करवाई आपने हैंडराइटिंग की? जी हाँ, तफ्तीश चल रही है, बहुत जल्द साबित हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ शक है, सबूत नहीं है कि वो कार्ड्स मेरे क्लाइंट ने ही मकतूला को भेजे थे। और जो दूसरा एविडेंस 9 नंबर का जूता, जिसे आप कह रहे हैं कि वो मेरे क्लाइंट का जूता है, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? इसने खुद बताया कि जूता इसी का है। और आपने अदालत को ये बताया कि ये कन्फेशन आपने मेरे क्लाइंट से किस तरह लिया, कितना तशद्दुद किया, मारपीट की? जी नहीं, हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, सिर्फ मालूमात की। तफ्तीश का तरीका जो कार है वो इस्तेमाल किया हमने गालिब। और तफ्तीश में आपको इस बात पर हैरत नहीं हुई कि लाश के पास से एक जूता मिल गया, फुटप्रिंट भी मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ इस कातिल ने इस कदर प्लानिंग से ये वारदात की कि कोई फिंगरप्रिंट्स छोड़कर नहीं गया? आपको नहीं लगता कि ये जूता और ये फुटप्रिंट प्लांटेड है? चाहे वारदात पे मोहल्ले वाले काफी जमा हो गए थे और मुतअद्दिद फिंगरप्रिंट्स हमने लिए हैं, लेकिन इसका फिंगरप्रिंट्स मिलना उनमें बहुत मुश्किल है। यानी कि इस वक्त तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना तो मेरे क्लाइंट के कोई फिंगरप्रिंट्स आपको जाए वारदात से मिले, ना ही जाए वारदात से कोई चश्मदीद गवाह मिला, और ना ही आपके पास किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का तस्दीकनामा है जो बताए कि ये धमकी आमेज मैसेजेस मेरे क्लाइंट ने ही मकतूला को भेजे थे। आयो साहब, आपने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में इस बात की तफसील क्यों नहीं लिखी कि पोस्टमार्टम टाइम ऑफ डेथ दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान बताती है और उस वक्त मेरा क्लाइंट अपने ऑफिस में था? आपने मेरे क्लाइंट की एलिबाई की तस्दीक की, उसके बावजूद इसकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में नहीं है। योर ऑनर, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। यकीनन हमने ऑफिस में तफ्तीश की है और इस बात का सबूत मिला है कि इतवार को ये ऑफिस आया था, लेकिन ये 1 बजे ऑफिस से चला गया था। उसके बाद कहाँ गया था किसी को नहीं मालूम, और वाज़ेह रहे कि ये कत्ल भी 1 से 2 के दरमियान हुआ है। प्रोसिक्यूटर साहब, आप हकायक को क्यों छुपा रहे हैं? 1 से 2 बजे के दरमियान मेरे क्लाइंट लंच ब्रेक पर गए थे। ये लंच पर नहीं गए थे, ये मकतूला के घर गए थे लंच टाइम में, वहां उसको कत्ल किया और वापस ऑफिस आ गए। आपको मालूम है कि मकतूला का घर उनके ऑफिस से कितने दूर है? और मेरे क्लाइंट 35 मिनट्स के अंदर अपने ऑफिस वापस थे। अगर आप उनके ऑफिस की इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस लॉग एंट्री चेक करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि 1 बजे खालिद साहब अपने ऑफिस से लंच करने के लिए निकले थे और 1:35 पर उन्होंने वापस एंट्री लॉक कर दी थी। मिस आमना, आपका क्लाइंट बेहद शातिर है, इसने बेहद प्लानिंग से यह कत्ल किया है। इसने यकीनन 1 बजे चेक आउट किया था, लेकिन इसने अपना अटेंडेंस कार्ड ऑफिस में किसी चौकीदार या प्योन को दे दिया था, जिसने 1:30 बजे इसको पंच कर दिया। वाकई में? और इस बात का सबूत है आपके पास, या ये भी बाकी तमाम तर बेबुनियाद इल्जामात की तरह एक और इल्जाम है एक शरीफ आदमी को बदनाम करने के लिए? कोई इल्जाम बेबुनियाद नहीं है। मुल्जिम ने खुद कबूल किया है कि जाए वारदात पे मिलने वाला जूता उसी का है। 1 हफ्ता रुक जाए, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। योर ऑनर, पुलिस ने जिस तरह की तफ्तीश की है और रिपोर्ट बनाई है उसमें जानबूझ के हकायक को ट्विस्ट किया गया है ताकि मेरे क्लाइंट के तमाम तर बयानात पर शक का इजहार किया जा सके और ऐसे लगे जैसे ये झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, मिस आमना गलत बयानी से काम ले रही हैं। योर ऑनर, मुल्जिम अगर बेगुनाह होता, इसका ज़मीर साफ होता, तो ये यकीनन खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करता, लेकिन मुल्जिम पुलिस के पास जाने से पहले पहुंचता है अपनी वकील के पास, यानी मिस आमना के पास, और मिस आमना ने ही उससे कहा होगा कि गिरफ्तारी दे दो, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें बचा लूंगी। योर ऑनर, अपने वकील से मशवरा करना कोई इल्लीगल बात नहीं है। योर ऑनर, ये सिर्फ एक झूठा इल्जाम है और तमाम तर एविडेंस प्लांटेड है। योर ऑनर, लाश के पास से एक जूता पाया जाता है जिसकी अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई कि वो वाकई में जूता मेरे क्लाइंट का है, और लाश के खून में एक शू प्रिंट पाया जाए और वो खून आलूद शू प्रिंट फर्श पर और कहीं दिखाई ना दे। योर ऑनर, ये किस तरह मुमकिन है? और योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जहां ये वारदात निहायत प्लानिंग से की गई, वारदात का दिन भी सोच समझ कर रखा गया। एतवार का दिन, सड़कें सुनसान, घर खाली, दफ्तर खाली, लेकिन उसके बावजूद इस कदर बड़ी कोताही। फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले जाए वारदात से, लेकिन उसके बावजूद
कातिल अपना एक जूता छोड़ जाता है और एक खून में रंगा हुआ शू प्रिंट। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने जितने भी एविडेंस पेश किए हैं, चाहे वो धमकी आमेज कार्ड्स हो या वो खून आलू जूता और शू प्रिंट, ये तमाम के तमाम प्लांटेड हैं। सर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना ही कोई चशमदीद गवाह है। अगर प्रोसिक्यूशन इस बात पर मुतमईन नहीं है कि 1 से 2 बजे मेरे क्लाइंट वाकई में अपने दफ्तर के करीब थे, ना कि जाए वारदात पर, तो इन्हें चाहिए कि मेरे क्लाइंट का CDR डेटा निकलवा कर देख लें, ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि मेरे क्लाइंट बेगुनाह है। सर, इस सूरत हाल में मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। थैंक यू सर। ये ऑनर, हमें मुल्जिम का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए ताकि इससे तफ्तीश की जाए। अब तक की कार्रवाई से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस्तगासा ने मुल्जिम के खिलाफ शवाहिद तो इकट्ठे किए हैं, मगर ठोस शवाहिद फराहम करने में कासिर रहे हैं। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम खालिद को मुबलिक 2 लाख रुपए के जाती मचलके के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। उसके साथ साथ यह अदालत मुल्जिम खालिद को इस बात की भी तंबीह करती है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता वो इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। समाअत मुलतवी की जाती है। जराइम की तफ्तीश के जदीद तरीकों में अब मोबाइल फोन रिकॉर्ड अहम किरदार अदा कर रहा है। तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिम और मुतासिरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराहम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहाँ था, और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहां हुई। जी कहाँ? जाए वारदात से जूता मिला है ना, वो तेरे DNA से मैच कर गया है। चल। सर, मेरी जमानत हो चुकी है, आप मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकते। अबे रहने दे, पहले तेरे को छुड़ा लिया था अमला कबीर ने, अब नहीं छुड़ा पाएगी वो। चल, थाने कराऊंगा तेरी बात। सर, मेरी बात सुने। मेरी मैडम देखें ना, आपने इतनी मुश्किल से मेरी जमानत करवाई थी और इन्होंने मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। खालिद साहब, मुझे तो लगता है आपकी जमानत पहली मर्तबा भी नहीं होनी चाहिए थी। जी आप क्या कह रही हैं? खालिद साहब, आप मुझसे अभी तक झूठ बोलते आ रहे हैं। मुझे और मेरे कुलीग को तो अब शक हो रहा है कि आपका वाकई में इस वारदात से गहरा ताल्लुक है। पुलिस को जाए वारदात से जो जूता मिला था ना, उसका DNA 100% आपके DNA से मैच कर गया है, इसीलिए पुलिस ने आपको दोबारा गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा पुलिस को एक गवाह भी मिल गया है, जिसके मुताबिक आप मकतूला के घर के बाहर देखे गए थे, और आपने तो हमें यह बताया था कि आपको ये मालूम तक नहीं था कि फौजिया कहाँ रहती है। मैडम, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। तो फिर क्या कर रहे थे फौजिया के घर के बाहर? रैकी कर रहे थे ना उसकी? नहीं, मैं तो फौजी को समझाने गया था। दरअसल फौजिया का मुझे फोन आया था। क्यों मुझे उल्टे सीधे कार्ड्स भेज रहे हो तुम? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा है, आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ हो? तुम्हें पता नहीं है मेरे शौहर के कितने ताल्लुकात हैं। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरे शौहर को पता चल गया ना, वो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। तुम अपनी बोली जा रही हो, मेरी भी तो कुछ सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अपने कान खोलकर सुन लो। अगर तुम अपनी इन घटिया हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो मैं और मेरे शौहर तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेन करवाएंगे। हेलो फौजिया, देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हेलो, मैं तो फौजी को समझाने गया था और उसकी गलतफहमी दूर करने गया था कि उसे कार्ड वगैरह मैं नहीं भेज रहा, बल्कि कोई साजिश कर रहा है। लेकिन फौजी ने दरवाजा ही नहीं खोला और मैं नाकाम वापस आ गया। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा जूता खुद से जाए वारदात पर कैसे पहुंच सकता है? मैडम कसम ले लें, मैंने जूते के बारे में जो बयान दिया है सच दिया है। मेरे पास बहुत पहले इस तरह के शूज थे। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा सारा बयान किस कदर मजे का खेज लग रहा है। तुम्हारी डिफेंस लॉयर होके अब मुझे भी तुम्हारे बयान पर यकीन नहीं आ रहा। अदालत में मैं कैसे प्रूफ करूंगी? मैडम, आप मेरा यकीन करें, मैंने आपको जो भी बताया है सच बताया है। मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? प्लीज मैडम, मेरी हेल्प करें, कुछ भी करके मेरी जमानत करवाएं। मेरी वालदा बहुत बीमार हैं
और मुझे नहीं लगता कि अदालत इस स्टेज पर तुम्हारी बेल एक्सेप्ट करेगी। हो सकता है तुम्हें अगली हियरिंग तक लॉकअप में ही रहना पड़े। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मैं कुरियर ऑफिस के बाहर आके कॉल कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा था पता करूँ फौजिया को ग्रीटिंग कार्ड कौन भेजता है। कुरियर ऑफिस वाले ये कह रहे हैं कि ये फुटेज काफ़ी पुरानी है, 3 से 4 दिन लगेंगे इसको निकालने में। और हाँ मैडम, आपको एक अपडेट भी देनी है, खालिद को बेल ग्रांट हो गई है। फौजिया के बगैर मुझे एक घर काटने को दो, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मेरा घर, मेरी जिंदगी सब अधूरे हैं उसके बगैर। बाबर, गहरे जख्म भरने में वक्त तो लगता ही है। वैसे एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानना, फौजिया को तुम्हारी कदर ही नहीं थी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ऐसी कोई बात नहीं थी। क्यों? झगड़ा उसने तुमसे खुद किया था और फिर खुद ही अपने घर जाकर बैठ गई थी। सुलह भी तुमने की। अगर कोई और होता ना तो कब का तलाक दे चुका होता उसे। दरअसल मुझे बाद में एहसास हुआ कि गलती मेरी ही थी, बस इसीलिए सुलह के लिए पहल भी मैंने ही की। खैर छोड़ो भी, जाने वाली तो वापस आने से रही। कब तक ऐसे बीवी की याद में आंसू बहाते रहोगे? नई जिंदगी शुरू करो। बाबर, मुझे मौका दो, मैं एक अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होंगी। अगर तुम एक अच्छी लाइफ पार्टनर होती हो माँ, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें कभी तलाक ना देता। बहरहाल तुम्हारा इस घर में आना जाना फौजिया की वजह से था, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब इस घर में नहीं आना चाहिए। सॉरी, लेकिन मुझे स्टडी में कुछ काम। वो मरने के बावजूद अभी तक जिंदा है। मैं जिंदा रहने के बावजूद इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 506 के तहत किसी को खतरनाक नताइज की धमकियां देना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, जिसकी पादाश में 2 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। अगर दी गई धमकी किसी की मौत या शदीद जरर पहुंचाने या किसी की जायदाद को शदीद नुकसान पहुंचाने पर मंतज होती है तो 7 साल से उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। मैडम, मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने 2 बार मेरी जमानत करवाई और अभी तक आप मेरा साथ दे रही हैं। अच्छा ये बताएं कि आप ठंडा लेंगे या गर्म? नहीं खालिद, ऐसी किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। एक काम से आए थे, जरा दिखाओ फुटेज इनको। एक एविडेंस मिला है हमें, कोरियर ऑफिस की ये फुटेज है और ये खातून वो धमकी आमेज कार्ड कोरियर कर रही है जो फौजिया के घर से मिला था। इसको देखो, इसको पहचानते हो? ये कौन है? हाँ याद आया, ये तो वही लड़की जो मेरे घर मांगने आई थी और इससे मैंने अपने जूते दिए थे। पक्की बात है? आई एम 100% श्योर मैडम, ये वही लड़की है। देखो खालिद, अभी भी मौका है। अगर अब तुम कोई नई कहानी बना रहे हो तो तुम बच नहीं सकोगे झूठ बोलकर। ये तुम्हारे साथ वारदात में मुलव्विस है। अरे मैडम मैं सच कह रहा हूँ, ये वही लड़की है। आप चाहे तो मेरी वालदा से तस्दीक कर सकती हैं और इसी को मैंने अपने जूते दिए थे। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे इनके सामने यहाँ क्यों बुलाया? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि खालिद मेरी बीवी का खून बहा देना चाहता है तो मैं हरगिज़ भी इसके लिए तैयार नहीं। मैंने नहीं बुलाया भाई,
ये वकील साहबा ने बुलाया आपको। हम तो कातिल पकड़ते हैं, लेकिन ये जमानत भी छुड़वा देते हैं। हालांकि उसके खिलाफ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब कोई नया सबूत लेके आ गई। देखिए, इस तमाम तर तफ्तीश का असल मकसद तो यही है ना कि इस वारदात का असली कातिल पकड़ा जाए। हमारे पास वाकई में एक नया सबूत है जिससे ये बात प्रूव हो जाएगी कि खालिद ने असल में ये वारदात नहीं की। ये 3 जुलाई की फुटेज है कोरियर ऑफिस की। इस फुटेज में नजर आ रहा है कि 3 जुलाई को इस खातून ने ये कार्ड पोस्ट किया। ये वही धमकी आमेज कार्ड है जो आपकी बेगम को मौसूल हुआ था 4 जुलाई को। देखिए, इस एविडेंस से साफ जाहिर हो रहा है कि मेरे क्लाइंट्स ने कभी भी वो धमकी आमेज कार्ड्स आपकी बीवी को नहीं भेजे। ये औरत भेजती रही है। ये मेरी बीवी की इतनी बड़ी दुश्मन निकलेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। देखिए, आपको आज जहमत देने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं तो डिफेंस लॉयर हूँ। मेरे कहने पर तो आयो साहब किसी नए शख्स को शामिल तफ्तीश नहीं करेंगे। आप मुद्दई हैं इस केस के। आप इनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि इस औरत को शामिल तफ्तीश किया जाए, उससे पूछा जाए कि वो ये धमकी आमेज कार्ड्स आपकी वाइफ को क्यों भेजती रही है और उसका इस वारदात से क्या ताल्लुक है। ये औरत भिखारन के भेस में खालिद साहब के घर गई और कहा कि मेरे वालिद साहब के पास कोई जूते नहीं है, मुझे कोई जूता खैरात कर दें। और ये जूता प्लांट किया है उसने। ये बहुत चालाक औरत है। आप प्लीज दरख्वास्त कीजिए इनसे, इस औरत से तफ्तीश होनी चाहिए। बिल्कुल खामोश लड़की, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी लो घर की। तुम क्या समझ रही थी कि तुम छुप जाओगी? इतना बड़ा जुर्म करके तुम अपने आप को छुपा लोगी, बचा लोगी? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, समझी? इस तरह नहीं छुप सकता कोई भी। ओह, अब तो हमें सबूत ही मिल गया। ले चलो इसे थाने। सर, ये अपना एतराफी बयान देना चाहती, आप इनका बयान रिकॉर्ड कीजिए। मैं मजिस्ट्रेट M.A. फरीदी हूँ। मैं तुम्हारा एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बताओ कि तुम ये बयान रज़ाकाराना तौर पे दे रही हो या तुम पे कोई तशद्दुद हुआ है? नहीं सर, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। हाँ, मैं इकरार करती हूँ कि मैंने फौजिया का कत्ल किया है। मुझे जिंदगी में कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। मैं आम शक्लो सूरत की हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जिंदगी में 3 लड़कों ने शादी का वादा किया और तीनों के तीनों धोखेबाज निकले। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो इन्होंने, बाबर साहब ने दिया मुझे। जब इनकी बीवी से इनकी अरेदगी हुई तो मैंने इनका दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश की। घर से खाना पकाकर लाती थी, बहुत ख्याल रखती थी मैं इनका। मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं थी। भला कोई बॉस अपनी मामूली से सेक्रेटरी को लंच और डिनर करवाता है, शॉपिंग पर लेकर जाता है? मुझे घर से पिक करते थे, मुझे ड्रॉप भी करते थे ये। जी ठीक है, कल इसकी मीटिंग रखते हैं। ओके। यस सर, लंच टाइम हो गया और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। आपको शामी कबाब बहुत पसंद है ना? मैं आज आपके लंच में शामी कबाब पका कर लाएंगे। आप रोज बाहर से खाना खाते हैं, पता नहीं वो लोग कैसे पकाते होंगे और कैसे नहीं, बस मैं इसीलिए ले आती हूँ। तो ठीक है ना, मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह रोडों के धक्के खाती है। अब तुम्हारे हाथ का बना हुआ लजीज खाना खाता हूँ तो तुम्हें पिक एंड ड्रॉप तो दे ही सकता हूँ ना। थैंक यू सो मच। वैसे वो कहते हैं ना, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, राइट? भाई, जितनी लज्जत तुम्हारे हाथों में है, इतनी ही मिठास तुम्हारी जुबान में भी। तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत खुश रहेगा। छोड़ें सर, मेरे नसीब में तो सिर्फ धोखे लिखे हैं। मेरी शादी नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी भाई, जरूर होगी। बस एक बार मेरा और फौजिया का फैसला हो जाए, मैं जरा अपने फैमिली मैटर सॉल्व कर लूँ, उसके बाद तुम्हारे बारे में भी सोचूंगा।
सर आप मेरे बारे में सोचेंगे ना? मुझे लगा कि बाबर साहब की तलाक हो जाएगी और वो मुझे अपना लेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया, अपनी बीवी से सुलह कर ली और उसे लेकर दूसरे हनीमून पर चले गए। मैंने जॉब छोड़ दी, मुझसे अपनी ये तस्लील बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे खुशियां नहीं मिली तो मैं फौजिया को भी खुश नहीं रहने दूंगी। मैंने पूरी मंसूबाबंदी की। मुझे पता था कि फौजिया की बाबर साहब से दूसरी शादी है। मैंने खालिद के नाम से फौजिया को कार्ड भेजना शुरू कर दिया ताकि फौजिया और बाबर साहब के दरमियान बदगुमानी पैदा हो जाए, और अगर फंसे भी तो खालिद फंसे। और इसी दौरान मैंने नेट पर सर्च करना शुरू कर दिया कि जाए वारदात से शवाहिद कैसे मिटाए जाते हैं। और अगर किसी को फंसाना हो तो कैसे प्लान किया जाता है। मैंने प्रॉपर रैकी की और मुझे पता चला कि बाबर साहब बाहर गए हुए हैं। उस दिन संडे था और मुलाजिम पे छुट्टी पे थे। फौजिया घर में अकेली थी और मैंने उसी मौके का फायदा उठाया। कौन है? बाजी, वो मुझे बराबर वाली बाजी ने भेजा है आपके लिए खाना लेकर। अंदर आ जाओ। तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, कब से काम कर रही हो पड़ोस में? जी बाजी, नहीं आई हूँ मैं। अच्छा, वो बर्तन साथ लाने को कहा था बाजी ने। ठीक है, मैं खाली कर लाती हूँ, तुम 2 मिनट रुको और दरवाजा बंद करो। जी जी बाजी। बाबर, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम इसके भी नहीं हुए। मुझे बाबर साहब तो नहीं मिले, हाँ, लेकिन मैंने उस औरत को जान से मार दिया जिसमें ये मरता था। अब जिंदगी भर याद करके मरेगा, उसे तड़पेगा। लेकिन मैंने इंतकाम ले लिया अपना। मेरी खुशियां छीनी थी उसने, मेरी खुशियां छीनी थी उसने। ये लड़की झूठ बोल रही है जज साहब। मैंने इससे कभी कोई कमिटमेंट नहीं की। मैं तो इसको बच्ची समझता था। मैंने इसको गरीब और जरूरतमंद समझकर इसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, लेकिन इसने मेरी मेहरबानियों का गलत मतलब निकाला। आप पूछें इससे जज साहब कि मैंने उसके बदले इससे कभी कोई डिमांड की? नहीं जज साहब, नहीं। आप इसको कड़ी से कड़ी सजा देकर इबरत का निशान बना दे जज साहब, इबरत का निशान बना दे। मुझे क्या इबरत का निशान बनाएगा? हाँ, मैं तो वैसे ही मर चुकी हूं। आप मुझे सजाए मौत ही दे, लटका दे मुझे फांसी पे। बाबर साहब, आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। मुल्जिमा रिफत, मुल्जिम चाहे कितना ही शातिर और अय्यार क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अदालत के रूबरू पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमा के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला फौजिया का कत्ल मुल्जिमा रिफत ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है और उसके सारे शवाहिद मकतूला के साबिक शौहर खालिद के खिलाफ प्लांट कर दिए। लिहाजा यह अदालत मुल्जिमा रिफत को
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम खालिद को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।